बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन पॉलिटी का या भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919 को पढ़ेंगे। देखिए, इसके सामने लिखा हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कब आई थी? तो आप कहेंगे कि सर ये 1918 में आई थी। क्लियर? और यही जो रिपोर्ट है जो 1918 में आई है, यही जब ब्रिटिश संसद ने पास कर दिया तो उसे हम क्या नाम दे बैठे? भारत सरकार अधिनियम 1919। अब ये मॉन्टेग्यू कौन है? ये भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड कौन है? ये वाइसराय है। तो भारत सचिव 1917 में भारत आए थे। क्लियर? और जब भारत आए थे तो इन्होंने ही चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर के भारतीय नेताओं से वार्तालाप किया था और वार्तालाप करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला, उसी निष्कर्ष की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और फिर हमने आपसे कहा कि यही रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 में बदली है। क्लियर? अब हमने शुरू में कहा, हमारी ये शुरुआत ही हुई थी कि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है ये? तो आप कह देंगे भारत में उत्तरदायी सरकार, मतलब जवाबदेह सरकार, उत्तरदायी सरकार, या आप कह सकते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाने का या विकास का पहला प्रयास है। ये फर्स्ट स्टेप है। ये मतलब उत्तरदायी सरकार के विकास का पहला चरण है क्या? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। तो देखिए, अब प्रश्न आता है कि यह एक्ट आया क्यों? इस एक्ट के आने का कारण क्या था? क्लियर? तो आप पहला पॉइंट जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे क्योंकि सर मार्ले जो मिंटो रिफॉर्म था, या आप कह सकते हैं इसी रिफॉर्म को ही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 नाम दिया गया था। मतलब आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म, या आप कह सकते हैं इसी का कानूनी रूप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है। इससे भारतीय जनता के बीच असंतोष था। क्यों असंतोष था? क्योंकि यार इसमें क्या गया था? सांप्रदायिकता का बीज बमन किया गया था, हिंदू मुसलमान किया गया था। मतलब यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच एक नफरत को उत्पन्न की गई थी और वोट डालो तथा शासन करो की नीति को कानूनी जामा पहनाया गया था। क्लियर ना? इसलिए असंतोष तो होना बट नेचुरल है। दूसरी चीज़ ये है ड्यूक का मेमोरेंडम। ठीक है, या आप कह सकते हैं ड्यूक का याचना पत्र। अब अगर आपसे पूछा जाता है ये ड्यूक कौन आ गए, तो ड्यूक का देखिए ये है जो भारत परिषद है उसके एक सदस्य हैं और इन्होंने सुझाव दिया था कि प्रांतों में आप द्वैध प्रणाली को लागू कर दें। इनका सुझाव क्या था कि प्रांतों में आप द्वैध प्रणाली या आप कह सकते हैं डायआर्की को लागू कर दें। ये इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, तो इस सुझाव को भी ब्रिटिश संसद लागू करना चाहती थी। बच्चों, मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट, मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट। अब देखिए, मेसोपोटामिया कमीशन का सुझाव था कि आप जल्द से जल्द, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों की जांच करने के लिए मेसोपोटामिया कमीशन आया था और मेसोपोटामिया कमीशन ने यह सुझाव दिया था कि अगर आप भारतीयों का सहयोग पाना चाहते हैं
ठीक है, तो आप भारत में पूर्ण स्वशासन को लागू कर दें। क्लियर? मतलब इनका कहना था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा है, तो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा है, अगर इसमें आप भारतीयों का सहयोग पाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप भारतीयों को क्या दे दें? पूर्ण स्वशासन दे दें, पूर्ण स्वशासन दे दें। इनका भी एक रिपोर्ट थी और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी था। या आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव था। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध किसके नाम पर लड़ा गया था? आप कहेंगे लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा गया था और प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज। मतलब प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या था? आप कहेंगे कि सर प्रथम विश्व युद्ध विश्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा गया था, लोगों की आवाज़ के लिए लड़ा गया था, तानाशाही के विरुद्ध लड़ा गया था। और लॉर्ड जॉर्ज ने कहा भी था, प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, और लॉर्ड जॉर्ज सर ने कहा भी था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा सभी राष्ट्रों को अपने अपने भाग्य का निर्णय करने का पूरा अधिकार होगा। मतलब आप लोग अपने अपने देश का शासन अपने अपने अनुसार चला सकते हैं। ठीक है, ये भी आप जान गए। बच्चों एक और बात है, जो सरकार है ना, ब्रिटिश सरकार, उसके प्रति मुसलमानों का दृष्टिकोण बदल रहा था। आपने ये बताइए, मतलब सरकार के प्रति मुसलमानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन, सरकार के प्रति जो मुस्लिम दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा था। बच्चों दृष्टिकोण में परिवर्तन, यह भी एक कारण था इस एक्ट को लाने के पीछे। 4 पॉइंट हो गए, ये 5वां पॉइंट हमने लिख दिया। आप देख लीजिए एक बार। सरकार के प्रति मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा था। क्यों? ऐसी क्या बात आ गई कि मुसलमानों का दृष्टिकोण बदल गया? तो ये बताइए कि 1905 में आपने बंगाल का विभाजन क्यों किया था? यह मुसलमानों के हित के लिए किया था ना। फिर 1911 में क्या हुआ? मुसलमानों का हित पूरा हो गया कि आपने बंगाल भंग को या बंगाल विभाजन को वापस ले लिया। क्लियर? और बच्चों एक बात और भी थी, ठीक है, तुर्की के प्रश्न पर भी मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या चाहती थी, ठीक है, कि जो ऑटोमन साम्राज्य है, या आप कह सकते हैं कि तुर्की है, ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल हुआ करती थी। तो ये लोग क्या चाहते थे? जो मित्र राज्य हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन क्या चाहता है, ब्रिटेन और उसके साथी लोग क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हम तुर्की को सिख घोषित करके और इसको बांट दें। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में मुसलमानों के लिए यह तुर्की का विभाजन स्वीकार नहीं था, क्योंकि जो खलीफा हुआ करता था वो तुर्की में ही बैठता था और वह मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता था। क्लियर ना? तो ऐसी स्थिति में आप तुर्की का विभाजन भी करना चाह रहे हैं। तो मुसलमान क्या है, अब अंग्रेज़ों से दूर जा चुका था, और दूर जाकर के किसके करीब आ चुका था? आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के करीब आ चुका था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग या मुसलमान कह सकते हैं आप, यह एक शक्ति, एक मतलब संयुक्त होकर के एक शक्ति में बदल रहे थे। ठीक है ना? तो इस शक्ति से भी भयभीत था कौन? तो आप कहेंगे कि सर अंग्रेज। और एक बात और भी आपको याद रखना होगा कि लखनऊ पैक्ट में भी तो एक हो चुके थे। 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, उसमें भी तो दोनों एक हो चुके थे। तो इस प्रकार से जो दोनों की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो संयुक्त शक्ति है, यह संयुक्त शक्ति जो है भयभीत करने के लिए, अंग्रेज़ों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, एक और भी कारण था। ठीक है, भारतीयों के साथ, छठा पॉइंट कर लीजिएगा, भारतीयों के साथ, ठीक है, सदैव रेशियल या आप कह सकते हैं कि प्रजाति भेदभाव किए जाते थे। अस्त्र शस्त्र के लाइसेंस देने में, मतलब लाइसेंस, भारतीयों को अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस देने में भी भेदभाव किया जाता था। एक बात तो ये भी थी।
ब्रिटिश सरकार के जितने भी उपनिवेश थे वहाँ पर भी भारतीयों के साथ सद्व्यवहार नहीं होता था। मतलब आप कह सकते हैं एक तो ये हो गया, ए पॉइंट इसमें डाल दीजिए, और दूसरा कर दीजिए कि जो जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे उन ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ जो है यह अच्छा व्यवहार नहीं होता था। और फिर होम रूल आंदोलन की भी एक भूमिका थी। देखिए जो मॉन्टेग्यू होम रूल आंदोलन था, अगला पॉइंट आप कर लीजिए 7वां पॉइंट, होम रूल आंदोलन की भूमिका, होम रूल आंदोलन की भूमिका। तो बच्चों एक चीज़ ये देखिए कि होम रूल आंदोलन की मांग क्या थी, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, तो अब या स्वशासन की स्थापना, ठीक है, होम रूल की मांग कर रहा था ये। तो ऐसी स्थिति में इससे एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा था, इसलिए मॉन्टेग्यू आए थे और उन्होंने चेम्सफोर्ड से वार्तालाप करके ये कहा, ठीक है, कि हम क्यों ना इनको उत्तरदायी जो सरकार की मांग कर रहे हैं यह दे दें। क्लियर? तो बच्चों आपने ये चीज़ें देखा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या रही है, या आप कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम के आने की परिस्थितियां क्या रही हैं, ठीक है। और अब आप देखिए, आप एक काम और कर लीजिए, ठीक है, वो ये देखिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने क्या सुझाव दिया था ब्रिटेन को, ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए, फिर आप तब पढ़िएगा कि 1919 में क्या उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिर मॉन्टेग्यू ने या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने, ठीक है, अपनी रिपोर्ट जो ब्रिटेन को सौंपी थी उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा था। तो आइए देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में क्या सुझाव दिया गया था, ठीक है ना। तो आइए, पहली चीज ही आप याद रखिएगा, ऊपर लिखा हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये वाला जो पोर्शन है देखिए, बच्चों हम आपसे कहना चाह रहे थे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है इसमें क्या सुझाव दिया गया था, यही ना। तो यार पहला पॉइंट कर लो, पहला पॉइंट उन्होंने क्या सुझाव दिया था, इन्होंने सुझाव दिया था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित हो जाए। इन्होंने कहा कि देखो सर, केंद्र में आप अनुत्तरदायी सरकार रखो, अनुत्तरदायी सरकार रखो। किसको दे रहे हैं सुझाव? ये ब्रिटिश संसद को, या आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज को इन्होंने सौंपा है रिपोर्ट। तो इनका कहना है कि केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार ही हो। क्लियर? लेकिन फिर इनका कहना है कि परंतु प्रांतों में उत्तरदायी सरकार हो, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार हो, उत्तरदायी सरकार हो, मतलब यहां होना चाहिए, यहां करें कि यहां नहीं होना चाहिए, ये इनका सुझाव था, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब स्थानीय जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, इस पर लोकप्रिय नियंत्रण हो, मतलब जनता के प्रतिनिधियों द्वारा यहां पर लोकप्रिय नियंत्रण हो, या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा यहां पर शासन किया जाए, ठीक है। लेकिन एक चीज और इन्होंने कहा था कि देखिए जो भारत सचिव है, खुद वो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, ये सचिव है। इन्होंने कहा कि भारत सचिव का जो हस्तक्षेप चल रहा है भारत के प्रशासन पर, भारत सचिव का भारत सरकार पर, ठीक है, क्या करिएगा, न्यूनतम हस्तक्षेप लाइए आप। इनके जो हस्तक्षेप होते हैं, इस हस्तक्षेप में आप कमी कर दीजिए। क्लियर? ये भी आप जान गए, यही सुझाव उन्होंने दिया था। अब हमको याद रखना है कि प्रस्तावना क्या थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जो प्रस्तावना थी वो क्या थी, ठीक है। तो आप कह देंगे कि देखिए जो प्रस्तावना है उसके अंदर एक चीज उन्होंने कहा था कि भारत शासन के प्रत्येक भाग में अधिक से अधिक भारतीय होंगे। प्रस्तावना में इन्होंने कहा था, ठीक है, कि भारत शासन, मतलब भारत के शासन के प्रत्येक भाग में, है ना, प्रत्येक भाग में क्या होना चाहिए,
भारतीयों की हिस्सेदारी मैक्सिमम होनी चाहिए। भारतीयों की जो हिस्सेदारी है ये क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। ठीक है, एक तो उन्होंने ये बात कही, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कहा, क्या कहा कि जो भारत में जो सरकारें बनाई जाएंगी ये सरकारें जवाबदेह होंगी, सरकार जो होगी यह जवाबदेह होगी। मतलब ये अकाउंटेबल होगी, ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहेंगे वैसे आप करेंगे। ठीक है, और एक चीज उन्होंने और कहा था, ठीक है, मतलब आप स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना करेंगे। ठीक है ना, ये भी आप अलग से कर लीजिए, स्वायत्त शासन की आप स्थापना करेंगे। और फिर उन्होंने कहा था, एक चीज प्रस्तावना में और था कि जो केंद्रीय सरकार है, ठीक है, उसका प्रांतीय विषयों पर न्यून नियंत्रण हो। मतलब जो केंद्रीय सरकार है, ठीक है, मतलब दिल्ली की जो सरकार की बात ये कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार है, इसका प्रांतों पर नियंत्रण न्यून हो। प्रांतीय जो प्रशासन है उस पर नियंत्रण क्या होना चाहिए, इनका कहना है कि उसे न्यून करिए, आप साहब कम से कम करिए। ठीक है ना। और अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि निष्कर्ष हम क्या लेंगे। प्रस्तावना पर अगर हमसे पूछा जाए कि निष्कर्ष क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि भारत ब्रिटिश सरकार का अभिन्न अंग होगा। मतलब प्रस्तावना में इन्होंने कहा था, प्रस्तावना का निष्कर्ष आप यहां लिख लीजिए, प्रस्तावना का निष्कर्ष। तो प्रस्तावना के निष्कर्ष में क्या कहा था कि जो भारत होगा, या आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का अभिन्न अंग होगा। क्या? भारत अभिन्न अंग क्या होगा? अंग होगा भारत। ठीक है ना, क्लियर। मतलब और उन्होंने और क्या कहा कि हमारी नीति उत्तरदायी सरकार की स्थापना की होगी। ठीक है, और हम स्वशासन को क्रमिक रूप से विकास करेंगे। मतलब इनका दूसरी बात थी निष्कर्ष में कि यह उत्तरदायी सरकार की स्थापना अपनी नीति के रूप में घोषित कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना हमारी नीति होगी। ठीक है, क्लियर ना। और अब इनका यह भी कहना था, आपको याद रखना होगा कि निष्कर्ष अगर आपसे पूछा जाता है एक शब्द में, तो आप कहेंगे उत्तरदायी सरकार की स्थापना तो होगी, इनकी नियति है। लेकिन यह जो उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी बच्चों, वो किस्तों में बनाने की बात किया गया था। और किस किस्त में कितना उत्तरदायित्व दिया जाएगा, कितना स्वशासन दिया जाएगा, यह तो ब्रिटिश संसद पर निर्भर था। क्लियर हो गया, बात साफ हो गई कि देखिए निष्कर्ष में आपको यह लिखना है कि भारत ब्रिटिश सरकार का अभिन्न अंग होगा। ब्रिटिश सरकार की नीति होगी कि वह उत्तरदायी सरकार की स्थापना भारत में करे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास भी हो। यह हमारा लक्ष्य है, मतलब ब्रिटिश सरकार का यह लक्ष्य है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह उत्तरदायी शासन को किस्तों में देना चाहते हैं, स्वशासन को किस्तों में देना चाहते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत न तो पूर्ण उत्तरदायित्व दे दिया और न ही पूर्ण स्वशासन। इसका मतलब किस्तों में देना चाहते हैं। किस किस्त में आप कितना देंगे, यह कुछ उन्होंने नहीं लिखा था। ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के उपबंध। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का उपबंध हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है इसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर? सिंपल सी बात आपको करना है,
पहली जो बात आपको आनी है वो वाइसराय की शक्ति के बारे में आपको पढ़ना है कि वाइसराय की शक्ति के बारे में ये क्या कहते हैं। वाइसराय की शक्ति पर भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या बोलता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, पहली बात याद रखिएगा कि जो प्रांत का गवर्नर होगा, ये देखो प्रांतों का गवर्नर और हाईकोर्टों का न्यायाधीश, हाईकोर्ट का न्यायाधीश कर लीजिए, यहां कर लीजिए न्यायाधीश, हाईकोर्ट का न्यायाधीश, इन दोनों की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा इसकी नियुक्ति। तो सीधी सीधी बात करना बच्चों कि वाइसराय के सुझाव पर कौन नियुक्त करेगा, भारत सचिव करेगा। भारत सचिव को उन्होंने क्या दे दिया, नियुक्ति का राइट दे दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। और अब दूसरा इन्होंने वाइसराय की शक्ति में क्या दिया, उनका ये कहना था कि सर देखो, यदि आप कोई भी कर लगाना चाहते हैं, मतलब टैक्स, नया कर आप लगाना चाहते हैं, नया टैक्स लगाना चाहते हैं, कोई आप पब्लिक, मतलब आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक ऋण आप देना चाहते हैं, ठीक है, या ब्रिटिश भारत की सेना में कोई प्रावधान लाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप वाइसराय की पूर्व सहमति प्राप्त कर लें, ठीक है ना। मतलब उनका कहना है, सीधी सीधी है कि विधायी प्रक्रिया में इनको क्या राइट्स दिया गया था, वाइसराय को कानून निर्माण में या विधायी शक्ति में क्या अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा कोई नया टैक्स लाना चाहती है, सार्वजनिक ऋण की बात करना चाहती है, या भारतीय जो सेना है उसमें कोई परिवर्तन करना चाहती है, तो यार इसके पहले आप वाइसराय महोदय की अनुमति ले लें, ठीक है। अब वित्तीय संबंधी उन्होंने क्या अधिकार दिया गया इनको, तो ये तो विधायी हो गया। वित्तीय अधिकार क्या दिया गया इनको, वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल राइट्स इनको क्या अवार्ड किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, ठीक है ना। तो बच्चों ये है कि वाइसराय की स्वीकृति के बिना कोई भी बजट विधानसभा में या केंद्रीय विधानसभा में आप नहीं रख सकते, ठीक है। फिर से आप याद रखिएगा कि वाइसराय की स्वीकृति के बिना, वाइसराय महोदय की स्वीकृति के बिना, एक्सेप्टेंस के बिना कोई भी बजट केंद्रीय विधानसभा में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। और बजट का निर्माण कौन करेगा, वाइसराय और उनकी परिषद करेगी, वाइसराय और उनकी परिषद ही यह बजट का निर्माण करेगी, ठीक है। और क्या अतिरिक्त इनको क्या अधिकार दिया गया था, अन्य अधिकार क्या दिए गए थे वाइसराय महोदय को, अन्य अधिकार क्या दिए गए थे वाइसराय के द्वारा, क्या अन्य अधिकार दिया गया था वाइसराय को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा क्या अन्य अधिकार दिए गए थे। या पहली चीज, उनको क्षमादान की शक्ति दे दी गई थी, पॉर्डन राइट, या आप कह सकते हैं कि क्षमादान की शक्ति उनको दे दी गई थी। वे उपाधियां दे सकते थे, उपाधियां दे सकते थे, वो सर्टिफिकेशन का राइट्स उनको दिया गया, मतलब प्रामाणिकता का अधिकार दे दिया गया, वो कुछ भी प्रमाणित कर सकती है, आपको उसे मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या इन्होंने दिया गया था, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये भारत में ब्रिटिश सरकार के क्या हैं, नुमाइंदा हैं। इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने वाइसराय को निरंकुश बना दिया। क्या बना दिया, वाइसराय को निरंकुश बना दिया। वह राजा भी बन गया, वह राज्य भी कर रहा था और शासन भी कर रहा था, समझ गए। वाइसराय को क्या इन्होंने दे दिया, अल्टीमेट पावर दे दिया, क्लियर, निरंकुश बना दिया। वह अब एक साथ एंजॉय भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है और शासन भी कर सकता है, ठीक। अब आपको विधानमंडल के बारे में जानना होगा कि केंद्रीय जो विधानसभा है उसके बारे में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या क्या प्रपोजल लाया था। तो आइए हम लोग देखते हैं केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल पर क्या प्रोविजन लाया। पहली चीज तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि भारत में पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई, ठीक है। और ये जो संसद बनाई जाएगी, यहाँ देखिए संसद है, यह संसद में बाई कैमरल होगा, मतलब द्विकक्षी होगा। एक को कहा जाएगा अपर हाउस, दूसरे को कहा जाएगा लोअर हाउस, ठीक है ना, मतलब निम्न सदन और उच्च सदन, निम्न सदन और उच्च सदन कहा गया था। लेकिन बच्चों एक चीज आपको और याद रखना होगा, ठीक है, वो क्या कि भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत तो हुई गई। आपने देखा ही है कि हमारे यहाँ लोकसभा भी आ गई और राज्यसभा भी आ गई, ठीक है। अब विधानसभा में क्या करना है, ठीक है। तो आप एक चीज तो आप याद रखिएगा कि इसमें 60 सदस्य थे, पहली चीज तो ये। और निम्न सदन में कितने सदस्य थे, तो आप कहोगे कि सर निम्न सदन में 145 थे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप याद रखिएगा, ठीक है, कि जो 145 सदस्य होंगे इसमें से आपको क्या करना है, 41 ये मनोनीत होगा वाइसराय के द्वारा, और बचा कितना 104, यह है प्रत्यक्ष इलेक्शन से चुन कर आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि यह निर्वाचित होंगे, ठीक है, जिसमें, ठीक है, सबको एक आरक्षण दिया गया था। जैसे सामान्य लोगों को 52 सीटें दी गई थी, सामान्य वर्ग के लिए 52 सीट थी, ठीक है। क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों एक चीज और था कि 30 सीटें मुसलमानों के लिए थी, 30 सीटें ये मुस्लिमों के लिए थी, ठीक है। और देखिए 2 सीटें ये सिखों के लिए थी, 2 ये किसके लिए हैं, सिखों के लिए हैं। 9 किसके लिए हैं, ये यूरोपीय के लिए है, यूरोपियन के लिए है। और 7 सीटें ये जमींदारों के लिए थी, 7 सीटें ये जमींदारों के लिए थी, और 4 सीटें ये व्यावसायिक वर्ग के लिए थी। बस, क्लियर। लेकिन आपको एक और बात याद रखना होगा, ठीक है, वो क्या है, देखिए यहां पर सिख और यूरोपीय, देखिए लिखा होगा, यहां हम लिख देते हैं सिखों और यूरोपियन को पृथक निर्वाचन भी दिया गया था, ठीक है। और कितने प्रतिशत इसमें जनता मतदान कर सकती थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहा है। तो आप कहेंगे कि 12.5% जनता को ही मतदान का राइट से दिया गया था। स्त्रियों के संदर्भ में क्या विधान दिया था, स्त्रियां मत दे सकती हैं लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ सकती, मतलब प्रत्याशी नहीं बन सकती, राइट टू वोट है उनको, वह कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन वह क्या कर सकती हैं, एक चीज नहीं कर सकती, और वो क्या नहीं कर सकती हैं, तो आप कहेंगे कि सर वह खुद में चुनाव नहीं लड़ सकती, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे की बातें कर रहे हैं। बच्चों हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो लोअर सदन है हमारा, या आप कह सकते हैं कि लोअर हाउस है, तो इसमें हमने 104 सदस्यों के बारे में आपको बता रखा था। हम आपको ये बता देते हैं कि जो 41 सदस्य हैं, ये जो 41 सदस्य हैं ये कैसे होंगे। तो आप ये कह देना कि जो 41 सदस्य होंगे सर, इसमें 2 प्रकार के सदस्य थे। कौन कौन 2 प्रकार के सदस्य थे, तो यार एक तो आप याद रखना कि 26 सरकारी सदस्य थे। अब बचा कितना, 15। आप कहेंगे 15 गैर सरकारी सदस्य थे।
मतलब आप कह सकते हैं कि अपर हाउस जो मनोनीत सदस्य हैं, लोअर हाउस के जो मनोनीत सदस्य हैं, उसमें बहुमत किसका है? सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया था। अब आपके सामने एक जो अगला पॉइंट आता है कि आप ये देख लेंगे कि जो हमारे सदस्य आएंगे इनकी योग्यता क्या होगी। लोअर हाउस में जो सदस्य आ रहे हैं इनकी क्या योग्यता है, कौन लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहली बात आप याद रखना कि जो सदस्य, पहले तो हेडिंग डाल दो आप, सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता आपने हेडिंग डाल दिया है ना। अब एक पहली जो योग्यता है कि वो मस्ट बी अटेंड 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 वर्ष की आयु का हो। ठीक है, दूसरी चीज ब्रिटिश भारत का नागरिक हो। नागरिक हो, ये होना चाहिए। स्त्रियों को उन्होंने, हमने आपसे कहा था कि स्त्रियों को इन्होंने वोट देने का अधिकार दे दिया था, परंतु चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया था। क्लियर? वोट तो आप देंगी लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ेंगी। ठीक है, कार्यकाल क्या होगा? आप कहेंगे कार्यकाल इनका 3 वर्ष का था। ठीक है, मतलब हमारे लोअर हाउस का कार्यकाल 3 वर्ष ही था। हाँ, वाइसराय जो महोदय हैं, वाइसराय महोदय ये क्या कर सकते हैं, इसमें कमी भी कर सकते हैं और बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोकसभा का जो ऑफिसर था, अधिकारी था, या स्पीकर सभापति, पहले कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पहले कौन हुआ करता था? आप कहेंगे वाइसराय महोदय हुआ करते थे। लेकिन अब कौन हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर एक नया अधिकारी आ गया जिसे स्पीकर या सभापति कहा गया। और पहला स्पीकर कौन बना? आप कहेंगे कि सर फ्रेडरिक व्हाइट बने। फ्रेडरिक व्हाइट यह लोकसभा के पहले स्पीकर हैं। भारतीय लोकसभा के पहले स्पीकर फ्रेडरिक व्हाइट हैं। आप ऐसा ना कर दीजिएगा कि वो मार दीजिएगा, पटेल जी को मान लीजिएगा। ठीक है, पटेल जी पहले भारतीय हैं, पहला भारतीय जो लोकसभा का स्पीकर बना वो क्या है? विट्ठल भाई पटेल है। लेकिन यहाँ पर नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर कह रहा है कि पहला स्पीकर, इसके बाद वो आएंगे। ठीक है ना। और अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसकी आलोचना कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। केंद्रीय जो विधानमंडल है इसकी आलोचना हम कर लेते हैं। तो बच्चों जो केंद्रीय विधानमंडल है, अगर हम इसकी आलोचना करें तो यार एक पॉइंट निकल कर आता है। क्या आता है? पहली चीज यहां हेडिंग डाल दीजिए, केंद्रीय विधान मंडल की आलोचना। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल की आलोचना। तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि जो राज्यसभा है या द्वितीय सदन है या अपर हाउस है, ठीक है, ये क्या है? तो आप कहोगे कि सर देखो, जो द्वितीय सदन है या दूसरा सदन है, राज्यसभा आप जिसे कह सकते हो, यह अनावश्यक बनाया गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पहला पॉइंट आपने दिया कि जो सेकंड चैम्बर है या द्वितीय सदन है, या जिसे राज्यसभा कह सकते हो, ठीक है, अपर हाउस कह सकते हो, ठीक है, ये क्या है? इसकी आवश्यकता थी क्या? नहीं थी, इसकी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है बच्चों, दूसरी बात हमारे सामने आती है, क्या? जो राज्यसभा थी, ये राज्यसभा मतलब अपर हाउस, इसमें किसका वर्चस्व था, किसकी अधिकता थी, किसका प्रभाव था? आप कहेंगे सर कंजर्वेटिव का प्रभाव था, अनुदार वादियों का, ठीक है, या कंजर्वेटिव लोगों का प्रभाव था। और ये कंजर्वेटिव लोग धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, या आप कह सकते हैं विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, जनता से इनसा कोई लेना देना नहीं था। और क्या है इसके आलोचना में? आप और क्या कह सकते हैं कि सर सांप्रदायिक निर्वाचन का यहाँ इन्होंने विस्तार कर दिया था, सिखों और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था, सिखों को
और यूरोपियंस को भी क्या दिया गया है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। ठीक है, अब आप बताओ इसका क्या प्रभाव आएगा, देश में कटुता फैलेगी यार। ठीक है, एक बात और है, जो केंद्रीय कार्यपालिका है, कार्यपालिका या आप जिसे मंत्री परिषद कह सकते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रीय कार्यपालिका यह हमारी संसद के प्रति उत्तरदायी ही नहीं थी, या विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी ही नहीं थी। ठीक है, आप मान लीजिए कि हमारी सदन या संसद किसी सदस्य के प्रति अगर अविश्वास लाती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सदस्य इस्तीफा ही दे दे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमियां थी ना, मतलब हमारी जो संसद थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत वह कार्यपालिका के अधीन बन करके रह गई थी। ठीक है, अब हमारे सामने एक और प्रश्न आता है कि प्रांतों का शासन कैसे होगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन। तो आइए देखते हैं क्या इन्होंने प्रांतीय प्रशासन में क्या लाया। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि 1919 के अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्रांतीय प्रशासन में अगर आपसे पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो यहां हम लिख देते हैं प्रमुख उद्देश्य किसका। आप कहेंगे स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आप कहेंगे प्रांतों में स्वायत्त शासन का विकास करना। ठीक है, प्रांतों में क्या करना, स्वायत्त शासन का विकास करो ना यार, शासन का विकास करना। ठीक है, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, और अगर आप स्वायत्त शासन का विकास आप प्रांतों में करना चाहते हैं तो इन्होंने क्या विधान लाया था कि केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र एक दूसरे से अलग रहेंगे। मतलब अगर आप प्रांतों में स्वायत्त शासन का विकास करना यह प्रमुख उद्देश्य रखते हैं तो इस उद्देश्य को पाने के लिए उन्होंने क्या किया। तो आप कहेंगे कि सर केंद्रीय सरकार, ठीक है, और प्रांतीय सरकार, ठीक है ना, इन दोनों के अधिकार क्षेत्र एक दूसरे से अलग थे। अधिकार क्षेत्र क्या है, एक दूसरे से अलग है बच्चों, एक दूसरे से अलग हैं। क्लियर। और अब द्वैध शासन, अंग्रेजी में डायआर्की कहा जाता है। तो ये क्या है, एक्चुअल में द्वैध शासन या डायआर्की शब्द का प्रयोग किसने किया था, लीनियस कार्टियस ने किया था। किसने किया था, लीनियस कार्टियस ने किया था। समझ गए आप, यह दोगलापन है, मतलब आप कह सकते हैं कि शासन में दोगलापन है। क्लियर। और एग्जैक्टली इस शब्द को लीनियस कार्टियस ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रहण किया था, जहां पर लड़कियां लड़कों को अपशब्द कहने के लिए इस शब्द का प्रयोग करती थी। ठीक है, तो अब हमारे सामने आया कि द्वैध शासन प्रणाली क्या है, तो आप कहोगे कि सर लीनियस कार्टियस की ये देन है, ये गाली गलौज का शब्द था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, और इसी को उन्होंने प्रशासन में ला करके डाल दिया है। ठीक है, इसमें द्वैध प्रणाली का अर्थ होता है, द्वैध प्रणाली का अर्थ हम आपको मोटी मोटा जन सामान्य की भाषा में समझा देते हैं। ठीक है, एक राज्य के दो स्वामी का विचार ही द्वैध प्रणाली है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहां पर प्रांत में दो स्वामी हो गए, तो एक स्वामी कौन हुआ, गवर्नर हो गया, और दूसरा स्वामी क्या कौन हुआ, मुख्यमंत्री हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया। ठीक है, तो गवर्नर को इन्होंने कहा कि आप किस विषय पर शासन करेंगे।
आप आरक्षित विषय पर शासन करेंगे, रिजर्व विषय पर, और इनसे कहा कि आप ट्रांसफर विषय पर शासन करेंगे। ठीक है, जो आपको ट्रांसफर किए गए, जो रिजर्व में नहीं है, आप उसी पर शासन करेंगे। ठीक है, क्लियर। और आपको याद रखना होगा कि ये दोगलापन है या नहीं। इसमें आप कह दीजिएगा कि कोई भी ऐसा मंत्री था ही नहीं जो किसी स्वतंत्र विभाग का मंत्री था। ठीक है ना। आप ही तो एक विभाग के 2 मंत्री हो गए। जैसे आप एक बात बताइए कि अगर एक विभाग के 2 मंत्री बन गए तो ये ठीक उसी तरह से कॉन्सेप्ट आ गया कि एक पत्नी के 2 पति बन गए, तो फिर पत्नी जाएगी कहाँ? किसके आदेश को मानेगी, किसके सुझाव को मानेगी? यह तो निश्चित नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार से एक दोगलापन है ये। अब प्रांतीय जो गवर्नर हैं, हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि गवर्नरों के अधिकार क्या हुए। गवर्नर के अधिकार, प्रांतीय गवर्नरों के अधिकार। तो आप ये कहते हैं ना कि जो प्रांत की बैठक है, या आप कह सकते हैं प्रांतीय विधानमंडल की जो बैठक है, इसको बुलाएगा, भंग करेगा। मतलब विधानमंडल की बैठक को बुलाना और उसे भंग करना, ये किसका अधिकार है? ठीक है, क्लियर ना। तो आप कह सकते हैं गवर्नर का अधिकार है। क्या वो इसके समय को बढ़ा सकता है? आप कहेंगे यस सर, 1 वर्ष तक गवर्नर विधानमंडल की अवधि को बढ़ा सकता था, 1 वर्ष तक। ठीक है, कि अवधि तक ये इसके कार्यकाल को बढ़ा सकता था। और क्या था? विधानमंडल में कोई भी विधेयक, बिल, कोई भी विधेयक विधानमंडल में तब तक नहीं रह सकते। कोई भी विधेयक विधानमंडल में तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक कि गवर्नर महोदय ने रखे जाने की अनुमति नहीं दिया है। ठीक है, क्लियर। और एक चीज याद रखिएगा, किसी भी विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेज सकता है। गवर्नर किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस कर सकता है। ठीक है। और अब बच्चों एक चीज आता है, गवर्नरों के वित्तीय अधिकार क्या थे, फाइनेंशियल राइट्स क्या थे? वित्तीय अधिकार क्या है? तो सीधी सी बात है यार, प्रांत का बजट विधानमंडल में गवर्नर के अनुमति पर ही पेश किया जाएगा। मतलब प्रांत का जो बजट है, प्रांत का बजट, ठीक है, ये कैसे रखा जाएगा? आप कहेंगे कि सर प्रांत के गवर्नर की अनुमति के बिना ही पेश किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप कोई नया टैक्स लगाना चाहते हो तो नया टैक्स लगाने के पहले आपको अनुमति किसकी लेनी जरूरी होगी? गवर्नर की अनुमति लेनी जरूरी होगी। ठीक है। आप गवर्नर के संकटकालीन अधिकार क्या थे? संकटकालीन अधिकार क्या थे? ठीक है, आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मैटर अगर आप यहाँ स्लिप कर गए तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अन्य स्रोतों में बहुत कम मैटर दिए गए हैं। ठीक है, तो संकटकालीन अधिकार में आपको एक बात याद रखना होगा कि गवर्नर महोदय किसी भी मंत्री के विभाग में मनचाहा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नर महोदय किसी भी मंत्री के विभाग में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब आप कह सकते हैं विभाग का, ठीक है, परिवर्तन वो कर सकते हैं, किसी भी मंत्री के विभाग में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? विधान परिषद के न चाहते हुए भी, ठीक है, गवर्नर, मतलब विधान परिषद नहीं चाहती है फिर भी गवर्नर किसी व्यक्ति को कोई भी धन खर्च करने का अधिकार दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे माइंड से एक मैटर स्लिप कर गया, आप उसे जाकर के केंद्रीय जो विधान परिषद हम लोगों ने पढ़ा था यार, तो उसमें हमने आपको बताया था ना कि 104 सदस्य निर्वाचित होंगे, 41 सदस्य मनोनीत होंगे। तो हमने 41 में 15 और 26 की बातें तो कर दिया था, 104 को भी हम लोगों ने, ठीक है,
देख लिया था, लेकिन राज्यसभा हमारे माइंड से निकल गया था कि जो 60 सदस्य हैं ये भी 2 भागों में बटे हुए थे। जाके प्लीज रख कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। एक 27 ये मनोनीत थे, मनोनीत हुआ करते थे, और ये 33 निर्वाचित हुआ करते थे। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा यह निर्वाचित हुआ करते थे, जैसे आज, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा प्रांतीय विधानमंडल को भी जान लें, ठीक है। प्रांतीय विधानमंडल के बारे में जानते हैं, गवर्नर के बारे में जान लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हमारे सामने आता है कि हम प्रांतीय विधानमंडल को भी जान लें, ठीक है। तो आप कहेंगे जो प्रांतीय विधानमंडल है, इसमें पहला पॉइंट, इसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। निर्वाचित सदस्यों का क्या है? बहुमत है। क्लियर हो गया। और एक चीज आप याद रखिएगा, सभी सदस्य एक्सेप्ट नॉमिनेटेड, सभी सदस्य, ठीक है, क्या है, पहले तो इसको पूरा कर लीजिएगा। सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुन कर आते थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन से, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जनता द्वारा निर्वाचन से चुन कर आते थे, चुनकर आते थे। एक्सेप्ट, अपवाद, 20% सदस्य यह सरकारी सदस्य होते थे या सरकारी अधिकारी होते थे, ठीक है। और एक पॉइंट और देखिए, जो प्रांत में विधानमंडल है और केंद्र में विधानमंडल है, मतलब संसद और हमारी जो विधानसभा है आज की, उसमें एक बड़ा अंतर है। जो केंद्र में संसद है यह द्विसदनी थी, बाई कैमरल थी, सदनीय, द्विसदनी थी, 2 चैम्बर थे, 2 हाउस थे। लेकिन जो प्रांत हुआ करते थे उसमें विधानसभा या विधान परिषद क्या है? आप कहेंगे कि सर वह एक सदनी है, ठीक है ना, क्लियर। और अब आप याद रखिएगा मताधिकार। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कितनी प्रतिशत आबादी भाग लेती थी? आप कहेंगे सर 9% लेती थी या 9% ने लिया था। अब मतदाताओं की योग्यता क्या थी? मतदाताओं की योग्यता भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रांतीय जो विधानमंडल है उसमें कौन लोग वोट करेंगे, क्लियर। तो मतदाताओं की योग्यता में ये कह दीजिएगा कि मतदाता कम से कम 21 वर्ष का हो, ठीक है। और निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम वह 1 वर्ष से रह रहा हो, 1 वर्ष से रह रहा हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, नगर पालिका में वह क्या देता हो? 3 रुपए वार्षिक कर देता हो। 3 रुपए वार्षिक कर देता हो, मतलब एनुअल टैक्स आपको कितना देना होगा? 3 रुपए, तभी आपको वोट का अधिकार मिल सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो शहरी क्षेत्र की भूमि, शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति भूमिकर यह 2000 रुपये वार्षिक देता हो, मतलब बहुत बड़े लोगों को ही राइट्स दिया गया, 2000 रुपया वार्षिक कर देता हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन वोट दे सकता है? तो आप कहेंगे कि सर जो 10 रुपए से 50 रुपए के बीच मालगुजारी या टैक्स देता हो वही दे सकता है। और एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, न्यायपालिका द्वारा वह दंडित न किया गया हो। अगर न्यायपालिका ने उसे दंडित कर दिया है तो वह वोट नहीं दे सकता, ठीक है। अब विधान परिषदों का या प्रांतीय जो विधानमंडल है उसका कार्यकाल क्या था? बस वही जो केंद्र में था, 3 वर्ष, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी गवर्नर समय पूर्व उसे भंग कर सकता था, और चाहे तो वह सचिव की स्वीकृति लेकर, किसकी सचिव की? किस सचिव की? भारत सचिव की। मतलब गवर्नर महोदय 3 वर्ष के अंदर भी इसे भंग कर सकते हैं, लेकिन
वह अगर भंग करना चाहते हैं तो भारत सचिव से उनको अनुमति लेना ही होगा। ठीक है। और अगली बात, अगर गवर्नर ने उस विधानसभा को भंग कर दिया, किसी प्रांत के विधानमंडल को भंग कर दिया है, तो 6 से 9 महीने के बीच उसका चुनाव कराना ही होगा। ठीक है, क्लियर। और प्रांतीय विधानमंडल का जो अधिकारी था या सभापति था, अधिकारी या सभापति, ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता था ये आपसे पूछ देंगे। अच्छा क्वेश्चन आएगा, आप कहेंगे 4 वर्ष था सर, 4 वर्ष था। ठीक है। और अब एक चीज आप याद रखिएगा कि द्वैध शासन असफल क्यों हुआ, तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा द्वैध शासन की असफलता का कारण। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे मुख्य परीक्षा के लिए, द्वैध शासन की असफलता का कारण क्या था। ठीक है, द्वैध, द्वैध मतलब डायरकी, शासन की असफलता का कारण। ठीक है, तो यार पहली बात याद रखिएगा, प्रांतीय सरकार को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। द्वैध शासन ने क्या किया कि जो प्रांत की सरकार है, प्रांतीय सरकार, इसको इन्होंने क्या किया, सरकार को 2 भागों में बांट दिया था। एक तो गवर्नर शासन करेगा और एक सीएम शासन करेगा, चीफ मिनिस्टर शासन करेगा, जिसे प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं आप उस जमाने में। ठीक है। और अब आप याद रखिएगा ये जो है ये प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा, के प्रति उत्तरदायी होगा, उत्तरदायी हैं आप। लेकिन आप गवर्नर के जो मंत्री हैं वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हैं। इसका मतलब आप देख रहे हैं प्रांतीय सरकार को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया और उत्तरदायित्व को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक लोग गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होंगे, दूसरे लोग विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। है ना कमी। ठीक है। और ये भी आप याद रखिएगा, जो विषयों का इन्होंने वितरण किया था, विषयों का विभाजन किया था, यह भी अविवेकी था, अविवेकी था। क्यों? क्योंकि एक ही विभाग के 2 मालिक बन गए थे। ठीक है। जैसे कोई अगर नहर विभाग का है मंत्री तो जल विभाग का दूसरा हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ये भी एक समस्या थी कि दूसरे विश्व युद्ध के कारण, ठीक है, प्रांतीय सरकारें सदैव आर्थिक संकट से गुजरी। क्लियर। और बच्चों एक बात और थी कि द्वैध शासन में अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं था। जो मंत्री हैं उनका अधिकारियों पर नियंत्रण ही नहीं है। ठीक है। और एक और है, और वो है सामूहिक उत्तरदायित्व का भी अभाव था। मतलब आप कह सकते हैं कि डायरकी ने, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं दिया। लेकिन क्या सब कमियां ही कमियां थी? नहीं बच्चों, कमियों में अच्छाइयाँ भी थी। क्या अच्छाई थी? देखिए, कम से कम इतना तो जरूर था कि इसने भारतीयों को स्वशासन का प्रशिक्षण अवश्य दे दिया। मतलब अच्छाई अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन प्रणाली की अच्छाई क्या थी, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये सब तो बुराइयां थी, लेकिन अच्छाई भी बहुत बड़ी थी। क्या? इसने भारतीयों को, ठीक है, स्वशासन का क्या सिखा दिया, या स्वशासन का प्रशिक्षण दे दिया, थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक। मैं सोच रहा हूं कि आप लोग अच्छा कर चुके होंगे। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।